हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैकेनिक्स में। और आज की इस क्लास में हम वेलोसिटी एनालिसिस और एक्सेलरेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वेलोसिटी एनालिसिस। इन जनरल, द मोशन ऑफ अ लिंक in a mechanism is neither pure translation nor pure rotation. It is combination of translation and rotation, which we normally say that the link is in general motion, but any link at any instant can be assumed to be in pure rotation with respect to the point in a space known as instantaneous center of rotation. This center is also known as the virtual center. क्या बोल रहा है ये? देखिए, किसी भी मैकेनिज्म में कोई भी जो लिंक है उसका मोशन प्योर ट्रांसलेशन या प्योर रोटेशन नहीं होता। वो हमेशा ही एक जनरल मोशन में होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन है उसे जनरल मोशन बोलते हैं। तो जो मैकेनिज्म का कोई भी लिंक है वो हमेशा जनरल मोशन में होता है। लेकिन इस जनरल मोशन को हम प्योर रोटेशन मान सकते हैं एक खास पॉइंट पे मोशन को एब्जॉर्ब करके। उस खास पॉइंट को इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बोला जाता है, या इसको वर्चुअल सेंटर भी कहते हैं। तो चलिए देखिए, जो नंबर ऑफ आई सेंटर इन ए मैकेनिज्म है उसका एक फार्मूला है कि अगर नंबर ऑफ लिंक्स एल है तो आई सेंटर जो है LC2 है, यानी L इंटू एल माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। देखिए ये कैसे होता है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ लिंक जो है हमारा वो 6 है, तो इनके आई सेंटर जो होंगे वो कैसे लिखेंगे हम? जो इनके आई सेंटर है वो कैसे होंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, उसके बाद 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। राइट, फिर 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 और 5 6। तो देखिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कितने आए? 15। आप फॉर्मूला से निकाल के देखिए। फॉर्मूला से क्या होगा? 6C2। इसको हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से आई सेंटर लिखेंगे तो कभी आई सेंटर लिखने में गलती नहीं होगी और कोई सा भी आई सेंटर हमारा छूटेगा नहीं। तो इसे ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सेंट्रोड। सेंट्रोड क्या होता है? लोकस ऑफ आई सेंटर फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। जो आई सेंटर का लोकस अगर हम लेंगे तो वो क्या कहलाता है? सेंट्रोड। और अगर आई एक्सिस का लोकस लेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कि अगर मोशन जनरल मोशन है तो जो सेंट्रोड होगा वो एक कर्व बनाएगा और एक्सोड जो है वो कर्व सरफेस होगा। और अगर मोशन प्योर ट्रांसलेशन है तो जो सेंट्रोड होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और एक्सोड जो है वो प्लेन सरफेस होगा। अगर मोशन प्योर रोटेशन है तो सेंट्रोड जो है वो पॉइंट बन जाता है और एक्सोड जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ये टेबल आप याद रखें, ये टेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेसिक आई सेंटर देखते हैं हम मैकेनिज्म में। जो अपना टर्निंग पेयर होता है उसमें आई सेंटर कहाँ होता है? ये लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है। तो इसका जो आई सेंटर है वो उसके पेयर पे होगा, टर्निंग पेयर पे ही है। यहाँ पे आई 1 2। ओके, रोलिंग पेयर का देखिए कहाँ होता है। रोलिंग पेयर का होता है जैसे ये अपना फर्स्ट है, लिंक नंबर 1 जो फिक्स्ड है, और लिंक नंबर 2 ये जो रोलिंग पेयर है जो रोल कर रहा है। तो इसका रोलिंग पेयर का जो आई सेंटर होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे होता है। ओके, स्लाइडिंग पेयर का कहाँ होता है? स्लाइडिंग पेयर दो तरह से हो सकते हैं। अगर प्लेन सरफेस पे कोई स्लाइडर है, जैसे ये जो है, ये स्लाइडर किसी प्लेन सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, ये लिंक 1 और ये लिंक 2 है। मान लीजिए ये फिक्स्ड है, तो ये लिंक 1 और ये लिंक 2 है, लिंक 2 है स्लाइडर। तो जब ये इस पे स्लाइड कर रहा है प्लेन सरफेस पे, तो इसका जो आई सेंटर होगा वो क्या बोलता है? आई सेंटर विल गो एट इनफाइनाइट बट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्लाइडिंग सरफेस। ये अपना स्लाइडिंग सरफेस है, स्लाइडिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा और इनफाइनाइट पे जाएगा, मतलब इधर कहीं रहेगा आई सेंटर। ओके, दूसरा क्या बोलता है? अगर कर्व सरफेस पे है तो कर्व सरफेस पे जब रहता है तो आई सेंटर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होगा। जैसे यहाँ पे ये अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे मिलता है आई सेंटर। कैनेडीज थ्योरम। कैनेडीज थ्योरम क्या बोलता है? For the relative motion between the number of links in a mechanism, any 3 links and their 3 eye center must lie in a straight line। बोलता है किसी भी नंबर ऑफ लिंक्स का रिलेटिव मोशन में जो 3 आई सेंटर होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करने चाहिए। कैसे? देखिए, जैसे कोई आई सेंटर है आई एम एन है, तो इसका ओमेगा एम इंटू आई एम एन इंटू आई वन एम इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू आई एम एन इंटू आई एन। देखिए इसमें 3 आई सेंटर जो है वो अपने कंसिडरेशन में कौन कौन से?
एक है I1m, एक है I1n एंड IMN। ओके, तीन आई सेंटर कंसिडरेशन में है। अगर हम m की वेलोसिटी लिखते हैं तो 1m लिखेंगे और mn दोनों में लिखा जा रहा है। देख लीजिए इसे कैसे लिखते हैं। अगर m की एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे तो जो ग्राउंड के साथ लिखेंगे I1m लिखेंगे और mn लिखेंगे, और अगर n की वेलोसिटी लिखते हैं तो I1n लिखते हैं और IMN लिखते हैं। ठीक, देखिए क्या बोलता है ये, I1m एंड I1n lie on the same side of IMN, then direction is same। जो ओमेगा m और ओमेगा n की डायरेक्शन है, यानी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो सेम होगी अगर I1m और I1n सेम साइड ऑफ लाई करती है IMN के। ओके, और अगर ये सेम साइड लाई नहीं करती है तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी अगर ओमेगा m क्लॉकवाइज हो रही है तो ओमेगा n एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस दिए गए कॉन्फ़िगरेशन में ये अपना लिंक 1 है, ये लिंक 2, ये लिंक 3 और ये लिंक 4 है। इसमें जो फर्स्ट लिंक की लेंथ है वो a है और जो सेकंड लेंथ है वो a यूनिट है। ओमेगा 2 गिवन है 5 रेडियन पर सेकंड और ओमेगा 3 हमें पूछा जा रहा है। तो हम एंगुलर वेलोसिटी का थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, हमारे लिए यहाँ पे जो कंसिडरेशन में है ओमेगा 2 दिया है और ओमेगा 3 पूछा जा रहा है, तो जो हम थ्योरम लगाएंगे वो 2-3 पेयर पे लगाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ओमेगा 2 ओके इंटू I23, ये तो दोनों में लिखाएगा, उसके बाद 2 है तो 1 2। ओके, अब एक बार वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अगर हम 3 का लेते हैं तो क्या होगा, I23 तो दोनों में लिखा रहा है और I13, ऐसे ही लिखेंगे। ये हो गया अपना। अब देखिए इसमें हमें सारे आई सेंटर पता करने हैं कि ये आई सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए कुछ बेसिक्स वाले आई सेंटर हमें पता है, जैसे I14 ये यहीं पे है टर्निंग पेयर का आई सेंटर, 3-4 का टर्निंग पेयर का आई सेंटर यहीं रहेगा, I23 यहीं है और I12 यहाँ है। अब अपने पास क्या है, I12 आ गया, I13 नहीं आया है, I13 खोजना है। बाकी के आई सेंटर निकालने के लिए हम देख लेंगे, एक सर्कल बनाते हैं, इसको आप इसी मेथड से बनाया करें तो ज़्यादा आसानी से बनेगा। एक सेंटर बनाते हैं और जितने लिंक्स हैं उतने साइड के इसमें एक शेप फिल करने का कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे 4 है तो इसमें एक रेक्टेंगल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप इसे नेम दे दीजिए 1 2 3 4। ओके, अब हमें निकालना कौन सा है, I23 हमें पता है, I12 हमें पता है। ओके, I23 हमें पता है, I13 हमें निकालना है। तो 1 3, ये है 1 3। यहाँ पे जाने के दो रास्ते हैं। अब देखिए यहाँ तक पहुंचिए, एक 1 2 2 3, ये तो ऐसे लिख लिया कीजिए। जो 1 3 है वहां पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक क्या है 1 2 2 3 और दूसरा रास्ता क्या है, ये ऐसे 1 4 और 4 3, 1 4 और 4 3। ओके, अब आप खोजिए, 1 2 है हमारे पास, 1 2 है, 2 3 2 3 भी है, यानी ये वाली लाइन, इस लाइन को खींच लीजिए पूरा, इस वाली लाइन पे लाई करेगी I13। ओके, और 1 4 भी अपना है, यहाँ है, और 4 3 यानी 3 4 एक ही बात है, यह यहाँ है, यानी इस लाइन पे लाई करेगी। तो इस दोनों लाइन का जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा, यानी इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो यही अपना I13 होगा। समझ गए आप? ऐसे ही हम निकाल सकते हैं अलग अलग आई सेंटर। तो हमें I23 और I12 के बीच का डिस्टेंस देखिए। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ ओमेगा 2 हमें पता है 5 है, 5 वैल्यू रख दिया हमने। I23 और I12 के बीच का डिस्टेंस देखिए, I23 यहाँ है और I12 यहाँ है, इनके बीच का डिस्टेंस a है, तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू ओमेगा 3। देखिए ओमेगा 3 हमें निकालना है, और I23 और I13 के बीच का डिस्टेंस देखिए, I23 कहाँ है, I23 यहाँ है और I13 कहाँ है, यहाँ, यानी a प्लस a यानी 2a। ओके, ये a कट गया, तो ओमेगा 3 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5 रेडियन। समझ गए आप? इसी तरह के क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आएंगे भी तो ऐसे ही इजी वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। इससे हम समझ गए सारे तरह के आई सेंटर निकालें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। ये रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए विल बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लिंक ए बी। देखिए जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, अगर हम इसको एंगुलर वेलोसिटी va देते हैं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a,
तो एक रिस्पेक्ट में v का एंगुलर वेलोसिटी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, मान लीजिए जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, तो जो हमारा वेलोसिटी होगा वो इसके लिंक के जो परपेंडिकुलर, यानी ये जो अपना 90 डिग्री है, लिंक के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ओके, और अगर हम ये रेड वाला यानी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये इसी सेंस में परपेंडिकुलर होगा v। बस हमें ये ध्यान रखना है, लिंक के परपेंडिकुलर होता है हमेशा वेलोसिटी। अगला देखिए एक्सेलरेशन एनालिसिस। एक्सेलरेशन एनालिसिस में जो चीजें हमें जाननी है वो बस आप इतना जान लीजिए, जैसे ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट वी है, तो हमने वेलोसिटी जो दी है एंगुलर वेलोसिटी वो यहाँ दी है ब्लैक कलर से ओमेगा बी ए। तो जो इसी सेंस में इस लिंक के परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या दिखाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अपना वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ गया। अब अगर हम जो इसको एंगुलर एक्सलेशन भी दे देते हैं, एंगुलर एक्सलेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर एक्सलेशन कहलाता है। तो एंगुलर एक्सलेशन अगर हम दे देते हैं इसको किधर, मान लीजिए पहले ये रेड वाला ले लेते हैं, ये दे देते हैं क्लॉकवाइज अल्फा बी ए। अल्फा बी ए अगर हम एंगुलर एक्सलेशन दे दिए, एक है टेंजेंशियल एक्सलेशन और एक है रेडियल एक्सलेशन। टेंजेंशियल एक्सलेशन सेम उसी तरह का होगा कि अल्फा का हम सेंस ले लेंगे, जैसे ये क्लॉकवाइज है तो ये इस तरफ जाएगा, तो सेंस ले लेंगे और लिंक के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जो होता है वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सलेशन होता है बी ए इंटू अल्फा बी ए। ये बी ए क्या है, यानी आर इंटू अल्फा। टेंजेंशियल एक्सलेशन जो है वो आर इंटू अल्फा है। ये हमेशा परपेंडिकुलर टू रेडियल है, जो रेडियल डायरेक्शन है यानी ये वाला जो डायरेक्शन है वो रेडियल है, इसके परपेंडिकुलर है। टेंजेंशियल एक्सलेशन में और में नॉट बी जीरो। टेंजेंशियल एक्सलेशन जो है वो सर्कुलर मोशन में जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और टेंजेंशियल एक्सलेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से होता है। और दूसरा देखिए रेडियल एक्सलेशन। रेडियल एक्सलेशन क्या होता है, वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी ए, जो लेंथ बी ए है, या बी ए इंटू ओमेगा बी ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला इसे ध्यान रखें। उसके बाद ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्कुलर मोशन में जो रेडियल एक्सलेशन है वो जीरो नहीं हो सकता है। क्या नहीं जीरो हो सकता है, रेडियल एक्सलेशन सर्कुलर मोशन में जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रेडियल एक्सलेशन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज की वजह से आता है, और जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से आता है। ठीक है, आपको बस इतना चीज याद रखना है। आगे देखते हैं कॉरियोलिस एक्सलेशन। ये कॉरियोलिस एक्सलेशन क्या होता है, दिस एक्सलेशन विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द स्लाइडर व्हेन द स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी। ये एक्सलेशन हमेशा स्लाइडर के साथ एसोसिएट होता है, और ये स्लाइडर जो होता है वो स्लाइड कर रहा होता है किसी रोटेटिंग बॉडी पे। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए फैन जो है अपना, जो सीलिंग फैन है वो रोटेट हो रहा है, और उसके ऊपर कोई इंसेक्ट अगर स्लाइड कर रही है, तो उस वह इंसेक्ट जो है वो कॉरियोलिस एक्सलेशन को एक्सपीरियंस करेगी। कॉरियोलिस एक्सलेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या है, 2v ओमेगा। यहाँ पे v क्या है, v है स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, जो स्लाइडर है उसकी स्लाइडिंग वेलोसिटी, और जो ओमेगा है वो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइड। डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ कॉरियोलिस एक्सलेशन। डायरेक्शन देखने के लिए दो काम करने होते हैं स्टेप में। पहला, आप एंगुलर वेलोसिटी का सेंस लीजिए, और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको इस सेंस में 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। क्या करना है, सबसे पहले आप एंगुलर वेलोसिटी का सेंस लीजिए, यानी वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है उसको देखिए, और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसे 90 डिग्री रोटेट कीजिए। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे यह जो हमारा लिंक है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा के स्पीड से, और ये हमारा स्लाइडर है, ये आउटवर्ड जा रहा है वेलोसिटी v से। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हम सेंस लेंगे एंगुलर वेलोसिटी का, यानी ये क्लॉकवाइज है। ओके, और वेलोसिटी वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट कर देना है। जब वेलोसिटी वेक्टर को, ये वेलोसिटी वेक्टर जब 90 डिग्री से रोटेट होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अपना कॉरियोलिस एक्सलेशन का डायरेक्शन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये जो ओमेगा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और स्लाइडर ये है जो ऊपर के साइड जा रहा है आउटवर्ड वेलोसिटी v से। अब इस वेलोसिटी को हमें रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, जब इस वेलोसिटी को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये ऐसे घूमेगा, यानी ये कॉर्डियलिस एक्सेशन का डायरेक्शन हुआ। फिर देखिए इस वाले एग्जांपल में कॉर्डियलिस एक्सेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये इस तरफ घूम रहा है, यानी ऐसा 90 डिग्री से रोटेट कर दिए कॉर्डियलिस एक्सेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।